हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट में मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट को आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस रहता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। तो वो जो मेरा स्टैंडर्ड रेफरेंस रहता है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसको ही यूनिट बोला जाता है, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है ये देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दो तरीके का यूनिट होता है। एक होता है आपका फंडामेंटल, एक जैसे आप बोल सकते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। तो ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो रेफरेंस है, ये मतलब ये जो यूनिट होता है जो सब जगह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल और बेस, ठीक है। और इसी के हेल्प से डिराइव्ड होकर के बने हैं हमारा डिराइव्ड यूनिट, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे। तो फंडामेंटल बेस यूनिट जो होता है वो आपका 7 होता है, ठीक है। और इसके हेल्प से हम लोग डिराइव्ड यूनिट का मेजरमेंट करते हैं। तो 7 हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट यहाँ पे मीटर होता है, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो ये जो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है इसी के हेल्प से हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट का यूनिट डिराइव करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे अलग अलग कंट्री क्या होता है कि अलग अलग मतलब कि उनका मेजरमेंट करने का अलग अलग पैरामीटर होता था, ठीक है। तो कोई एमकेएस सिस्टम को मानता था, कोई सीजीएस सिस्टम को, कोई एफपीएस सिस्टम को। एमकेएस सिस्टम में क्या होता था कि लेंथ को मेजर करने के लिए वो मीटर यूनिट कंसीडर करते थे। सीजीएस में लेंथ को मेजर करने के लिए वो सेंटीमीटर यूनिट कंसीडर करते थे। और जब एफपीएस सिस्टम में क्या होता था कि फुट को कंसीडर करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकेंड है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड है, और एफपीएस में फुट पाउंड और सेकंड है। तो अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग पैरामीटर था मेजरमेंट करने का। तो फिर ये एक मतलब कॉमन डेवलप किया गया कि एक ऐसा कॉमन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम रहेगा जहाँ पे एमके सिस्टम को थोड़ा डेवलप करके और इसी को माना गया कि ये ऐसा यूनिट के तौर पे पूरे हर जगह पे एक कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट रहेगा। तो इसी को हम लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं। तो हमने जो देखा था फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, तो उसके जो 7 बेस यूनिट होता था उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट भी होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, जो 2D एंगल होता है उसको रेडियन से डिनोट करते हैं, रेडियन उसका यूनिट होता है। और 3D एंगल जिसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो इसको आपको बस माइंड में रख लेना है कि कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। और आपको बस एक चीज़ और याद रखना है कि ये डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। अभी डायमेंशन क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट के हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो डिराइव्ड यूनिट होता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज ही होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेस क्वांटिटीज है वो 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। मतलब 7 फिजिकल मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो सबका जो यूनिट है उसी के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है, करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मोल, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं
स्क्वायर ब्रैकेट से, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे डिनोट करते हैं, यानी लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल और स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। मास का एम से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, टाइम का टी से स्क्वायर ब्रैकेट में। सिमिलरली करंट का एम्पियर तो ए से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का केल्विन है तो के से डिनोट करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल है तो सी डी से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। और अमाउंट ऑफ मोल को मोल से एम ओ एल, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम को हम कैसे जानते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर ब्रैकेट में, ब्रेथ का भी डायमेंशन लेंथ ही होता है तो ब्रेथ भी मेजरमेंट लेंथ से ही करेंगे तो उसका भी एल हो जाएगा। हाइट का भी क्या होता है मेजरमेंट लेंथ के ही टर्म्स में होता है तो इसका भी एल हो जाएगा, यानी एल का क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है इससे ये पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है मास एंड टाइम से तो मास का पावर यहाँ पे 0 रहेगा, एल का पावर 3 यहाँ पे जो हमने निकाला था और टाइम का 0, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन। तो ये जो वॉल्यूम है ये क्या है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का जो मेरा यूनिट आया ये डिराइव्ड यूनिट डायमेंशन आया। ये कहाँ से हमने इसको डिराइव किया है तो हमने विद द हेल्प ऑफ लेंथ, लेंथ का जो हमारा डायमेंशन है उसके हेल्प से डिराइव किया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि फंडामेंटल यूनिट का कैसे हेल्प करके हम हेल्प लेकर के डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को डिराइव करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या होता है कि जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम का भी हमने देखा था कि वॉल्यूम का क्या होता है तो मास का पावर 0, एल का पावर 3, ठीक है, टी का पावर 0, ठीक है। तो ये मेरा डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब इसको हम लोग इक्वेट कर दिए हैं फिजिक वॉल्यूम के फिजिकल क्वांटिटी से तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप निकालें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का जब हम अगर निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला तो वो क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा आपका यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल और इसका क्या हो जाएगा टी। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं एल का पावर 1 और टी का पावर -1, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। सिमिलरली अगर हमें फोर्स का निकालना है तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अब देखो जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मास इसका निकालेंगे फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मास का क्या हो जाता है, तो m हो जाता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का भी हमने देखा एल का पावर 1, टी का पावर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि टी, ये हो गया, ठीक है। जब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल टी और -1 पावर में था और यहाँ से फिर से माइनस बन जाएगा तो -2। तो ये हो गया मेरा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का और जब उसको इक्वेट कर देते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी से तो वो मेरा क्या हो जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस जो ये हो रहा है हम लोग कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या होता है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन यह है कि कोई भी जैसे मान लो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, तो वो कैसे किस किस फिजिकल किस किस फंडामेंटल उसमें क्या बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसको ऐसा तो नहीं बोल सकते ना फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये तो गलत है, ये सही है। तो ये कैसे पता चल रहा है, इसका डायमेंशनल एनालिसिस करने से हमें पता चल रहा है कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन ये कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, इनके बीच का रिलेशन क्या है ये पता चल रहा है, ठीक है। तो इसके
इसका एप्लीकेशन यही है कि वो रिलेशन को डिड्यूस करता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा क्या है कि ये एक्यूरेसी भी, जैसे आप मान लो कि कोई इक्वेशन को डिराइव कर रहे हो, तो डिराइव करने के बाद जो आपका इक्वेशन आया, तो उसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला एलएचएस और आरएचएस में देख लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा डेरिवेशन जो है वो मेरा एक्यूरेट है कि नहीं। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे ये समझना होगा कि डायमेंशनली एक्यूरेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन सही है। ठीक है, किसी इक्वेशन का सही होने का मतलब है कि उसका डायमेंशनल जो आपका डेरिवेशन एक्यूरेसी होगा, मतलब डायमेंशन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन सही है इसका मतलब उसका डायमेंशनल दोनों एलएचएस आरएचएस में सही होगा डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सही होने का मतलब ये नहीं कि इक्वेशन सही है। ठीक है, वाइस वर्सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। फिर क्या है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी, ये अभी देख लेते हैं कि होमोजेनिटी और ऑफ डायमेंशंस क्या होता है। मतलब कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड को आप अगर ऐड करना चाहो, सब्ट्रैक्ट करना चाहो, तो वहां पे एक कंडीशन है कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मान लो कि दो वेलोसिटी को ऐड करना चाहो, दो वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना चाहो, तो दैट इज पॉसिबल। बट आप वेलोसिटी और फोर्स को ऐड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, और फिर किसी भी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब है कि उसका सारा टर्म जो है ना एलएचएस में और आरएचएस में, वो सारे का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक मेरा क्या है, फॉर एक मेरा इक्वेशन है। अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे डिराइव तो क्या हुआ है, मान लो इसका हम डायमेंशन निकालते हैं, तो एलएचएस साइड में मेरा डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्स, एक्स लेंथ है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा मेरा एल। ठीक है, ये एलएचएस का एक टर्म है जिसका डायमेंशन पता चल गया। अब आरएचएस का जितना भी टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये सब का कितना आना चाहिए? लेंथ ही आना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे अगर एक्स नॉट का आप निकालोगे तो इसका क्या होगा? एल होगा। ठीक है, वी नॉट टी का निकालोगे तो वी क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एल का पावर एल टी का पावर -1 होता है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो इसका भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। इन द सेम वे हाफ का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, न्यूमरिक है ये। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो एल टी का पावर -2 ये होता है एक्सेलरेशन का, और इनटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या एल आ रहा है, यानी लेंथ आ रहा है, यानी कि जो आरएचएस का सारा टर्म है सबका डायमेंशन क्या है? सेम है। एलएचएस का भी मेरा जो डायमेंशन है वो सेम है। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन जो है वो क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है, यही होता है आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को पास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट एम जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो तो क्या हो जाएगा? हाफ का तो कुछ नहीं होता, मास का क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? एल टी का पावर -1। इन द सेम वे अगर आप एच का निकालोगे तो मास जी क्या है? एक्सेलरेशन, यानी एल टी का पावर -2। ठीक है, और हाइट का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है वेलोसिटी का, तो यहाँ पे स्क्वायर छुप गया, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। द सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एल इंटू एल, यानी कि एल का स्क्वायर और टी का पावर -2। तो आप ये समझ गए यहाँ पे कि डायमेंशनल फॉर्मूला एलएचएस आरएचएस का सेम आ रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट है? करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं कि साइन का जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, ये सब क्या होता है? ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अगर आप इसका यूनिट पूछेंगे तो इसका नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है, सेम इसके लिए भी हो गया और सेम इसके लिए भी हो गया। ठीक है, इनका कोई यूनिट नहीं होता है और ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ एक इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा एक इक्वेशन दिया हुआ। अब यहाँ पे फोर्स एफ फोर्स है, एक्स डिस्टेंस और टाइम क्या है? ये टी क्या है? टाइम है। ठीक है, अब निकालना है कि ए बाई बी जो कॉन्स्टेंट है ना, इसका रेशियो जो है वो उसका क्या होगा? डायमेंशन। ठीक है ना,
डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल से कि आरएचएस में मैंने क्या बताया था, इस सारा टर्म क्या होना चाहिए, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी कि ए रूट एक्स का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी टी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्योंकि सेम होना चाहिए तो यहाँ पर ए रूट एक्स का डायमेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का ए का डायमेंशन अभी मेरे को नहीं पता है, ठीक है, तो ए का डायमेंशन मेरे को नहीं पता है, रूट एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एल का पावर 1/2। ठीक है, तो रूट है तो 1/2 पावर हो जाएगा। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ बी मेरे को नहीं पता है, ठीक है, टाइम का कितना हो जाएगा, तो टाइम का हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर अपॉन एल का पावर 1/t, यानी कि 1/2, यानी कि एल का पावर -1/2 टी का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, एक इक्वेशन है, इसमें एक्स आपका डिस्टेंस है और टी टाइम है, एफ फोर्स है, ठीक है, ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, बोल रहा है डी अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसका जो आर्ग्यूमेंट है, यानी ये वाला पार्ट जो है ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। इसका डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या है कि एक्स का डायमेंशन क्या है, एक्स का डायमेंशन होगा मेरा एल, तो बी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, L-1 होना चाहिए, तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा और डायमेंशन लेस हो जाएगा। सिमिलरली ये है, ये भी मेरा क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस होने का मतलब है कि टी का मेरा यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन टी का पावर 1। उसी तरह मेरा डी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टी का पावर -1, ताकि ये कैंसिल आउट होकर के डायमेंशन लेस हो जाए। यानी कि हमें यहाँ क्या पता चला कि बी का डायमेंशन एल का पावर -1 है और डी का डायमेंशन क्या है, टी का पावर -1 है। तो डी अपॉन बी अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम का पावर, जैसे डी अपॉन बी की है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम का पावर -1 अपॉन एल का पावर -1, ये क्या हो जाएगा, m0 L1t-1। ठीक है, तो ये आपका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस और सिंबल्स है, इसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सा का वैल्यू 10⁻18 होता है, बेटा जो है 10⁻15, टेरा 10⁻12। ये सब आपको याद एक रख लेना है क्योंकि जनरली वन लाइनर पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, जो मैंने खुद से देखा है, मतलब खुद से ऑब्जर्व किया है, किलोमीटर जीटी पे, मतलब जीटी रोड हो गया, ठीक है, जीटी रोड पे किलोमीटर, ऐसे याद रख सकते हैं, किलोमीटर जीटी रोड पे। ठीक है, तो किलोमीटर अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 10⁻3 है, ये 3 का ही मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसी तरह किलोमीटर 3। ठीक है, उसके बाद आपका मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12, पेटा 15 और एक्सा 18, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ दीजिए और यहाँ पे किलोमीटर जीटी पे है। ठीक है, फिर एसडी में डीसी मूवी दे, मतलब मार्वल और डीसी का होता है ना, उसी तरह एसडी में डीसी मूवी देखना है तो एसडी। ठीक है, तो हेक्टा, हेक्टो, फिर आपका डेका, फिर डेसी, फिर सेंटी। इसको आप 2, 1, -1 और -2, फिर उसके बाद मिली माइक्रो में ना पी। ठीक है, पीना है तो लीटर में पियो, मिली माइक्रो में मत पियो, वही चीज़ है, मिली माइक्रो में ना पी। तो यहाँ पे 3 का भी यहाँ पे मल्टीपल है, तो मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12। ठीक है, तो इसको आपको याद करने के लिए एक अच्छा ट्रिक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान में और रखना है कि लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक क्या होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस का यूनिट ही है, तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस को पार्सेक बोलते हैं। लाइट ईयर क्या होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, तो इसको बस आप जनरली माइंड में याद करके रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, पार्सेक। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 10⁻10 मीटर होता है, 1 फर्मी 10⁻15 मीटर होता है। तो ये सब आप देख लेना, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन लाइनर में पूछ देता है और जनरली ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आता है। न्यूमेरिकल हालांकि इस एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। ठीक है,
1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सा है, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको आपको याद करना है। इसका फॉर्मूला याद कर लेना है और इसका डायमेंशन खुद से सॉल्व करके देख लेना है कि कैसे ये डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाल करके आपका डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज हो जाएगा आपका Q इक्वल्स टू आपका एम्पियर इंटू टाइम, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू एम्पियर इंटू टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर टाइम हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, MLT-2, जो कि फोर्स का होता है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, L, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ML²T-2, ठीक है। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आ जाएगा ML², ठीक है, T-3 और A का पावर -1, ठीक है। देखो सेम चीज़ आ रहा है। तो इस तरीके से आप सबका निकाल करके देख लीजिएगा डायमेंशन, ठीक है। तो यहीं पे आपका यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 10 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको ये पूरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए कि कमेंट में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको फीडबैक दीजिए कि लेक्चर अच्छा लगा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।